बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इन्वायरमेंट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्वायरमेंट? First of all, what do you understand by our environment? Everything around us is environment. All plants, trees are included in environment. बेटा सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले थे कि इन्वायरमेंट से हमारा क्या मीनिंग है। एवरीथिंग अराउंड अस इज़ इन्वायरमेंट। अगर ये ठीक है, पहाड़ हैं हमारे पास, सन है, ठीक है, वर्ड्स हैं, वाटर है, ओके, ग्रीन प्लांट्स हैं। सो जो भी चीज़ है वो सारी कुछ इंक्लूडेड है इन्वायरमेंट में। जो कुछ भी है, कोई पानी में रहने वाला एक्वेटिक एनिमल है, फिश है, तो सारा कुछ इंक्लूडेड है इन्वायरमेंट में। अब देखो इन्वायरमेंट में क्या क्या है, ये देखिए सन भी है, अब एयर भी है, और यहाँ वाटर भी है, और ये क्या है, यहाँ पर एक एक्वेटिक एनिमल है, यहाँ पर मान लिया फिश भी प्रेजेंट है, वाटर में फिश भी प्रेजेंट है, यहाँ ट्रीज भी प्रेजेंट हैं। सो इन्वायरमेंट मीनिंग एवरीथिंग अराउंड अस, एवरीथिंग अराउंड अस, एवरीथिंग अराउंड अस इज इन्वायरमेंट। अब अगर आप इस डायग्राम को केयरफुली देखें तो इसमें कुछ एक लिविंग चीज़ें हैं और कुछ एक नॉन लिविंग चीज़ें हैं। फिश हमारी लिविंग है, ठीक है। अब ट्री भी मूवमेंट शो नहीं करते लेकिन ये भी लिविंग है। तो कुछ एक लिविंग चीज़ें हैं, कुछ एक नॉन लिविंग चीज़ें हैं। अगर हम बात करें एयर की, वाटर की, तो एयर और वाटर क्या है, ये है नॉन लिविंग। एयर, वाटर और सॉइल ये सारे हैं नॉन लिविंग। अगर मैं बात करूं ट्री की, ह्यूमन भी इसी इन्वायरमेंट में कहीं रहते हैं, ये ह्यूमन आ गया। सो ट्री, ह्यूमन, एनिमल्स, ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं लिविंग। सो इन्वायरमेंट में दो टाइप के कंपोनेंट्स हैं, वन आर लिविंग कंपोनेंट्स एंड वन आर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। तो हमारे आसपास के चाहे वो लिविंग हैं चाहे वो नॉन लिविंग हैं, अगर कोई चीज़ गल सड़ जाए तो उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म खा लेंगे, ठीक है, बैक्टीरिया उसको खा लेगा। सो जो ये बैक्टीरिया है, ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सन है, वाटर है, एयर है, इट एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन आवर इन्वायरमेंट। सो इन्वायरमेंट में दो टाइप के कंपोनेंट्स आ गए हमारे इन्वायरमेंट में, वन इज बायोटिक कंपोनेंट एंड वन इज अबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स एंड अदर वन इज अबायोटिक कंपोनेंट्स। बेटा बायोटिक कंपोनेंट्स का मीनिंग है ऑल लिविंग कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट में क्या इंक्लूडेड है, लिविंग। लिविंग थिंग्स आर इंक्लूडेड इन बायोटिक कंपोनेंट्स, और अबायोटिक कंपोनेंट्स में इंक्लूडेड है नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स, थिंग्स विदाउट लाइफ, थिंग्स विदाउट लाइफ दे आर इंक्लूडेड इन अबायोटिक कंपोनेंट्स, एंड थिंग्स विद लाइफ दे आर इंक्लूडेड इन बायोटिक कंपोनेंट। अब आपको जैसे डायग्राम दिख रही है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बायोटिक कंपोनेंट के एग्जाम्पल टाइप करके भेजिए, हमारी डायग्राम से टाइप करके भेजिए। कुछ एक बायोटिक कंपोनेंट के एग्जाम्पल भेजिए जिनमें लाइफ है।
और कुछ एक अबायोटिक कंपोनेंट्स के एग्जांपल भेजिए जिनमें लाइफ नहीं है, जो कि आपको इस इमेज में दिख रहे हो। गिव some example of biotic components and give some examples of abiotic components. Our environment is made up of two type of components, biotic and abiotic. आप इस ये जो environment है इसको आप ecosystem भी बोल सकते हैं। So जो हमारा ecosystem है it is also made up of two type of components, biotic components and abiotic components, living and non-living. Very good students, give me the examples of biotic components and abiotic components. Very good students, very good understanding of the biotic community and abiotic community. अब जो इकोसिस्टम है ये कितने टाइप्स के इकोसिस्टम्स होते हैं, अब हम लोग वो स्टडी करेंगे जो हमारे इकोसिस्टम्स हैं। इकोसिस्टम्स, ये जो बेटा इकोसिस्टम्स हैं ये कितने टाइप के इकोसिस्टम्स हैं? इकोसिस्टम बेटा दो टाइप के हैं। वन इज नेचुरल इकोसिस्टम, जो नेचर में बना है, जैसे एक तालाब है वो नेचर में बना है, अगर एक रिवर है वो नेचर ने बनाई है, जंगल है वो नेचर ने बनाया है, तो नेचुरल इकोसिस्टम्स। और एक है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स। अब ये नेचुरल इकोसिस्टम्स हैं ये भी आगे दो टाइप के हो सकते हैं। अब नेचुरल इकोसिस्टम वाटर में भी प्रेजेंट हो सकता है, तो इसको हम बोलते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम। और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो कि लैंड के ऊपर प्रेजेंट है। ओके, सो इकोसिस्टम्स आर ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल इकोसिस्टम्स, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जैसे एक्वेरियम वो मैन मेड है, ठीक है। नेचुरल इकोसिस्टम भी आगे दो टाइप के हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम्स एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम है जो वाटर से रिलेटेड है, जैसे हमारे पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, ये सारे कौन से हैं? एक्वेटिक इकोसिस्टम, जैसे पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, ये सारे एक्वेटिक इकोसिस्टम। और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स हैं जो लैंड से रिलेटेड है, लाइक ग्रासलैंड, घास के मैदान हो गए, और इसमें आप लोग डेजर्ट भी लिख सकते हो, और इसमें आप लिख सकते हो फॉरेस्ट। Okay, I hope you have developed the understanding of ecosystems, natural ecosystem, artificial ecosystem. Artificial ecosystems are man-made and natural ecosystems are present in nature. They are further of two types, aquatic and terrestrial. Aquatic ecosystems are related to the water, और इसके example है ponds, lakes. और terrestrial ecosystems they are related to the land, and grasslands, deserts and forests they are included in the terrestrial ecosystems. अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। अब हम लोग स्टडी करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, ये इकोसिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं? अभी हमने स्टडी किया कि इकोसिस्टम में लिविंग चीज़ें भी हैं, नॉन लिविंग चीज़ें भी हैं, कुछ एक बायोटिक हैं और कुछ एक अबायोटिक हैं, बायोटिक भी हैं और अबायोटिक भी हैं। अब जो बायोटिक हैं, बायोटिक का मीनिंग थिंग्स विद लाइफ। बायोटिक में क्या इंक्लूडेड है? थिंग्स विद लाइफ यहाँ।
और यहाँ पर थिंग्स विदाउट लाइफ, things with life are included in the biotic community and things without life are included in the abiotic community. अब अबायोटिक कम्युनिटी में आपके बेटा क्लाइमेट फैक्टर्स भी फर्दर इंक्लूड किए गए हैं. क्लाइमेट फैक्टर्स लाइक किसी पर्टिकुलर जगह का टेम्परेचर क्या है, किसी पर्टिकुलर जगह में रेनफॉल कैसी है. सो ये जो टेम्परेचर है, रेनफॉल है, ये क्लाइमेटिक फैक्टर्स ये आपके अबायोटिक कंपोनेंट्स में इंक्लूडेड हैं. और आपकी बायोटिक कम्युनिटी में कौन कौन है, मिलके थिंग्स विद लाइफ. अब जिन चीज़ों में लाइफ है उन चीज़ों में क्या क्या प्रेजेंट है, आपको पता है कि इनमें एक प्रोड्यूसर्स हैं जिनमें ग्रीन प्लांट्स हैं. सबसे पहले ग्रीन प्लांट्स ही आएंगे, वो अपना भोजन बनाएंगे. उसके बाद कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर्स, और उसके बाद डीकम्पोजर्स. सो कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, biotic community and abiotic community. In biotic community all living things are included and in abiotic community things without life are included. इसमें climate factors आ जाएंगे और इसमें हमारे पास एयर, वाटर, सॉयल, ये सारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं. टेम्परेचर, रेनफॉल किसी पर्टिकुलर रीजन का. और बायोटिक कम्युनिटी में पहले प्रोड्यूसर्स आएंगे ग्रीन प्लांट, फिर कंज्यूमर्स, इनमें ओमनीबोरस, हर्बीबोरस, कार्निवोरस आ जाएंगे और लास्ट में डिकम्पोजर्स आ जाएंगे और डेड और डिकेइंग मैटर को जो लोग खाते हैं. अब मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी फूड चेन के बारे में. अब बेटा मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ फूड चेन के बारे में. सर सबसे पहले ग्रीन प्लांट्स, ये आ गया कोई एक ग्रीन प्लांट. अब ग्रीन प्लांट के बाद हम एक सिंपल फूड चेन बनाएंगे. ग्रीन प्लांट के बाद मान लिया यहाँ पर आ गया कोई एक ऑर्गेनिज्म, ये आ गया एक रैट, और इस रैट को खाने वाला आगे आ गया एक स्नेक आ गया जो इसको खा सकता है. और अगर ये स्नेक डाई कर जाए तो यहाँ पर आ जाएंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इस डेड और डिकेइंग मटेरियल को खा लेंगे. तो ये है एक सिंपल फूड चेन. फूड चेन वैसे है क्या? फूड चेन मीनिंग ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अदर. फूड चेन है क्या? इट रिप्रेजेंट द एनर्जी फ्लो, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. और फूड चेन हमें क्या और बताता है? डिपेंडेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड ऑन ईच अदर. डिपेंडेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, डिपेंडेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन ईच अदर फॉर फूड. तो ये फूड चेन है. अब सबसे पहले ग्रीन प्लांट्स हैं. ग्रीन प्लांट्स क्या हैं? ये ग्रीन प्लांट आ गए. ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं और आपको पता है कि ग्रीन प्लांट्स क्या हैं? ऑटोट्रॉफ्स, बिकॉज दे मेक देयर फूड देमसेल्व्स फ्रॉम द सन एनर्जी. उसके बाद इस ग्रीन प्लांट को खाने के लिए ये जो हमारे पास आ गया एक रैट, और ये अपना जो फूड है इस नेचर से ले रहा है, और इस रैट को खाने के लिए एक आ गया स्नेक. और जब बाई चांस रैट और स्नेक मर गए या ये जो ग्रीन प्लांट है ये सूख गया, ये अब डिकम्पोज होगा. तो जो इसको डिकम्पोज करेंगे, अगर कोई ऑर्गेनिज्म लाइक ग्रीन प्लांट जो वो सूख गया, गिर गया, कोई स्नेक मर गया, कोई ऑर्गेनिज्म मर गया, तो उसकी डेड बॉडी को डिकम्पोज कौन करेगा?
माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया, और इनको हम बोलते हैं डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स। अब ये तो ऑटोट्रॉफ्स से, ये ग्रीन प्लांट्स है, ये प्रोड्यूसर्स हैं, ये प्रोड्यूसर्स हैं। और ये वाले क्या हैं, ये तो खाते हैं, ये कंज्यूमर्स हैं। सो हमने देखा फूड चेन में हमारे पास प्रोड्यूसर्स भी आएंगे, और ग्रीन प्लांट्स को हम लोग प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, इनको हम लोग ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं क्योंकि ये अपना फूड खुद बनाते हैं। सो ऑटोट्रॉफ्स, autotrophs make their food themselves. Green plants are autotrophs. They do not depend upon others for their food. उसके बाद कंज्यूमर्स, ये जो हम लोग, ये जो प्रोड्यूसर्स बना रहे हैं इनको खाने वाले, उसके बाद क्या है कंज्यूमर्स। और अगर कंज्यूमर्स मर जाएं, प्रोड्यूसर्स अगर इनमें कुछ डाई कर जाएं तो आ जाएंगे डीकम्पोजर्स। अब डीकम्पोजर्स क्या करेंगे, डीकम्पोजर्स फीड ऑन, ये खाते हैं, फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मटीरियल या मैटर लिख लो। डीकम्पोजर्स फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो ये सिंपल एक फूड चेन है, ये रिप्रेजेंट करती है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को, डिपेंडेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन फूड फॉर ईच अदर। इसमें आएंगे प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर्स। और बेटा अब हम इसके बाद पढ़ेंगे ट्रोफिक लेवल्स। बट आर ट्रोफिक लेवल्स, ट्रोफिक लेवल्स, ये ट्रोफिक लेवल्स क्या हैं? फिर से हम लोग एक सिंपल सी कोई फूड चेन बना लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ग्रीन प्लांट आ गया, ग्रीन प्लांट के बाद हमारे पास एक डियर आ गया, इसके बाद हमारे पास एक डियर आ गया। सो ये ग्रीन प्लांट आ गया, इसके बाद डियर आ गया, इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल में आ गया हमारे पास वो एक टाइगर आ गया। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ड्रा द टाइगर बट लेट्स ट्राई। इसके बाद हम लोगों के पास आ गया ये टाइगर। तो हमने सबसे पहले हमारे पास आ गए ग्रीन प्लांट्स, उसके बाद एक डियर आ गया, उसके बाद एक टाइगर आ गया। सो ट्रोफिक लेवल्स क्या हैं? अभी हम लोगों ने फूड चेन के बारे में पढ़ा कि फूड चेन में हमारे पास ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। जो सन एनर्जी से ग्रीन प्लांट्स अपना फूड बनाएंगे, ये इस प्लांट की एनर्जी है वो इस डियर में जाएगी, इस डियर की जो एनर्जी है जब टाइगर इसको खाएगा तो इसमें एनर्जी आएगी। सो हमारे पास फूड चेन रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन लेवल टू अनदर, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। सो जो ये लेवल्स हैं इन्हीं को हम लोग बोलते हैं ट्रोफिक लेवल्स, मीनिंग स्टेप्स इन द फूड चेन। बट आर ट्रोफिक लेवल्स, ट्रोफिक लेवल्स आर स्टेप्स इन द फूड चेन, steps in the food chain. Trophic levels are the steps in the food chain. Like ये first trophic level, ये आपका second trophic level, ये third trophic level। जितनी बड़ी food chain होंगी उतने ज़्यादा trophic levels होंगे। So first trophic level पे क्या present है? Green plants, autotrophs। Second trophic level पे क्या present है? Deer। और third trophic level पे क्या present है? Tiger। So trophic levels are the स्टेप्स इन द फूड चेन। और ट्रोफिक लेवल्स को हम कहते हैं, और इसको बेटा हम लोग एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। ट्रोफिक लेवल्स दे आर आल्सो कॉल्ड द एनर्जी लेवल्स। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आपको इस डायग्राम में से ऑटोट्रॉप छांटने हैं कि इनमें ऑटोट्रॉप कौन है। आपको इस डायग्राम में से ऑटोट्रॉप बताने मुझे कि हु इज ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप्स टाइप करके भेजिए इस डायग्राम में, और इस डायग्राम में कंज्यूमर टाइप करके भेजो। कंज्यूमर्स कौन कौन है इस डायग्राम में, ऑटोट्रॉप्स कौन से हैं, कंज्यूमर्स कौन कौन से हैं। हाँ जी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेजेंगे इस डायग्राम में ऑटोट्रॉप कौन है और कंज्यूमर कौन कौन है।
वेरी गुड स्टूडेंट्स। यहाँ पर जो ऑटोट्रॉप्स हैं वो हैं ग्रीन प्लांट्स, और जो कंज्यूमर्स हैं जो खा रहे हैं उसमें है डियर और टाइगर। अब इसी के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे 10% लॉ ऑफ एनर्जी। व्हाट इज दिस 10% लॉ ऑफ एनर्जी? 10% लॉ ऑफ एनर्जी। 10% लॉ ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग 10% एनर्जी ही नेक्स्ट लेवल में ट्रांसफ़र होगी, बाकी एनर्जी यहीं के यहीं कंज्यूम हो जाएगी। जो आपकी 10% एनर्जी है, 10% एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, of energy is transferred to next trophic level. Okay, according to 10% law of energy, only 10% of energy is transferred to next trophic level. अगर यहाँ की एनर्जी यहाँ जाएगी तो सिर्फ 10% जाएगी, और 90% यही ग्रीन प्लांट्स कंज्यूम कर लेंगे। 90% यही ग्रीन प्लांट्स कंज्यूम कर लेंगे। 90% ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड। किस लिए कंज्यूम हो जाती है? टू कैरी द डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस। अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल लेना चाहें, ग्रीन प्लांट आ गया, ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बाद आ गया यहाँ पर एक डियर, और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में आपके पास आ गया टाइगर। सो जो आपका ये फर्स्ट अब मान लीजिए जो ग्रीन प्लांट्स सनलाइट से अपना फूड बनाते हैं, सो जो सनलाइट का सिर्फ 2 to 4% है, 2 to 4% वही ग्रीन प्लांट्स ट्रैप कर पाएंगे, बाकी एनर्जी ट्रैप नहीं कर सकते हैं। सो हम अगर इस एग्जांपल को क्लियर करना चाहें, इस एनर्जी फ्लो को, 10% लॉ ऑफ एनर्जी को, तो अगर हमने यहाँ मान लिया कि यहाँ पर 2000 किलो कैलोरीज एनर्जी है इस ग्रीन प्लांट के पास, अब डियर में कितनी पहुँचेगी? डियर में कितनी पहुँचेगी बेटा? सिर्फ 10% जाएगी इसका। तो हमने निकाला 10% ऑफ 2000, 10/100 मल्टीप्लाई बाई 2000, तो आगे कितनी जाएगी? सिर्फ 200। कितनी जाएगी? 2000 में से सिर्फ जो 200 किलो कैलोरीज एनर्जी है वो आगे जाएगी, बाकी की एनर्जी 1800 ग्रीन प्लांट्स यूटिलाइज कर लेंगे अपनी लाइफ प्रोसेसेस को कैरी करने के लिए। अब डियर के पास सिर्फ 2000 में से 200 ही पहुंच पाई। अब जो ये 200 है, अगर टाइगर के पास कितनी एनर्जी पहुंच पाई? तो जो सिर्फ 10% ऑफ 200 ही पहुंच पाएगी। अगर मैं 10% निकालूं 200 का तो इट विल बी 20। तो जो टाइगर है इसके पास सिर्फ 20 किलो कैलोरी एनर्जी ही पहुंच पाई। सो इट इज़ 10% लॉ ऑफ एनर्जी कि टोटल एनर्जी का 10% ही नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के ऊपर जाता है और 90% वहीं कंज्यूम हो जाता है। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से 2000 किलो कैलोरी एनर्जी चली, लेकिन सेकंड ट्रॉफिक लेवल जहां पर डियर प्रेजेंट है सिर्फ 200 कैलोरी पहुंच पाई, और थर्ड ट्रॉफिक लेवल जहां पर टाइगर प्रेजेंट है सिर्फ 20 किलो कैलोरी एनर्जी ही पहुंच पाई। तो इट इज़ 10% लॉ ऑफ एनर्जी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे बायो मैग्नीफिकेशन के बारे में। व्हाट इज़ दिस बायो मैग्नीफिकेशन? बायो मैग्नीफिकेशन। अब हम लोग एक फूड चेन का एग्जांपल लेंगे, जो फूड चेन है रिलेटेड टू द वाटर। सबसे पहले हमारे पास आ गया, दिस इज़ वाटर। अब वाटर में अगर पानी गंदा है तो वाटर में प्रेजेंट होगी ब्लू ग्रीन एल्गी। वाटर में क्या प्रेजेंट हो सकती है? ब्लू ग्रीन एल्गी। अब इस वाटर में ये ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होगी? प्रोड्यूसर्स होगी।
अब इसके बाद आगे प्रोड्यूसर्स, जो इस वाटर का यूज़ करके क्या बना रहे हैं, फूड बना रहे हैं। और इन प्रोड्यूसर्स के बाद आगे जू प्लैंक्टन्स, ये जो जू प्लैंक्टन्स हैं बेटे, ये कुछ पानी में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो कि ये जो इस ब्लू ग्रीन एल्गी को फीड करते हैं, इसको खाते हैं। इसके बाद आ गई स्मॉल फिश, ओके, इसके बाद आ गई स्मॉल फिश। अब जब ये फिश आ गए, अब इसके बाद इस फिश को खाने वाला आ गया एक काइट। अब कोई बर्ड आया और वो आके इस फिश को क्या कर गया, खा गया। ये आ गया कोई बर्ड, यानी कि काइट। सो इट इज़ बायोमैग्निफिकेशन। कैसे है, मान लिया कि वाटर में प्रेजेंट है DDT, डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन, जो कि एक हार्मफुल केमिकल है। अगर वाटर में DDT प्रेजेंट है, ये यहाँ प्रेजेंट है 0.00003 ppm में प्रेजेंट है, पार्ट्स पर मिलियन, यहाँ इसका कम अमाउंट है। लेकिन जैसे ही ब्लू ग्रीन एल्गी ने इसको खाया और तो यहाँ पर प्रोड्यूसर्स के पास ये पहुँच गई 0.03 ppm। और जब जू प्लैंक्टन ने इन प्रोड्यूसर्स को खाया तो इनमें DDT की मात्रा हो गई 0.04। और जब जू प्लैंक्टन्स को स्मॉल फिश ने खाया तो स्मॉल फिश में DDT की मात्रा हो गई 0.5। और जब इस स्मॉल फिश को वर्ड ने खाया तो इसमें DDT की मात्रा हो गई 2 ppm। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो हार्मफुल केमिकल है उसकी कॉन्सेंट्रेशन आगे की ओर क्या करती जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। उसकी कॉन्सेंट्रेशन आगे की ओर बढ़ती ही जा रही है। सो जो ये हार्मफुल केमिकल बढ़ रही हैं एट ईच लेवल इन द फूड चेन, इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो डेफिनेशन हो गई इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स एट ईच लेवल इन द फूड चेन। इट इज़ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। फिर से देख लीजिए, एक हार्मफुल केमिकल आया, DDT वाटर में प्रेजेंट था, उस जब प्रोड्यूसर्स में गया और बढ़ गया। जब उसको जू प्लैंक्टन्स ने खाया, ये कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो वाटर में रहते हैं, तब DDT की मात्रा और बढ़ गई। जब इसको फिश ने खाया तो उसमें DDT की मात्रा और ज़्यादा है, और जब बर्ड ने खाया तो उसमें DDT की मात्रा सबसे ज़्यादा हो गई। तो हार्मफुल केमिकल की मात्रा यहाँ कम थी, और फूड चेन में जैसे ही हम लोग एनर्जी लेवल में आगे बढ़ रहे हैं, ट्रॉफिक लेवल में आगे बढ़ रहे हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन DDT की बढ़ रही है। तो इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। और आज के इस लाइव सेशन का लास्ट टॉपिक है ओजोन से रिलेटेड। जो ये ओजोन लेयर है, ये क्या है और ये कहाँ पर प्रेजेंट है, इसके बारे में बात करेंगे। ओजोन का जो जर्नल फार्मूला है, ओजोन का बेटे जर्नल फार्मूला है O3। अब ओजोन कहाँ प्रेजेंट है बेटा, ओजोन प्रेजेंट है स्ट्रेटोस्फीयर में। और ओजोन हमें किससे बचाती है, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। So the general formula of ozone is O3. It is present in stratosphere and it protects us from harmful rays. अब ये ओजोन बनती कैसे है, बहुत हाई एल्टीट्यूड पर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाता है और दो ऑक्सीजन के एटम्स में ब्रेक हो जाता है, और फिर एक ऑक्सीजन का एटम और ये जो O2 है मॉलिक्यूल, ये फिर से कंबाइन करते हैं और O3 बनाते हैं। ठीक है, UV रेज बहुत हाई एल्टीट्यूड पर जाएंगे तो O2 ब्रेक हो जाएगा ऑक्सीजन एटम में, फिर एक ऑक्सीजन का एटम और O2 मॉलिक्यूल कंबाइन करेंगे तो O3 बनाएंगे, ओजोन फॉर्म्ड हो जाएगी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कॉजेज ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन। ये जो ओजोन है इसके डिप्लीशन का कॉज क्या है, और ओजोन की जो हमारी परत है ये धीरे धीरे क्यों कम हो रही है।
डिप्लीशन ऑफ ओजोन। डिप्लीशन ऑफ ओजोन क्यों हो रहा है, ओजोन परत क्यों कम हो रही है? बाय द यूज ऑफ CFC, बाय द यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। और जो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है बेटे, ये किस में यूज़ होते हैं? ये यूज़ होते हैं हमारे रेफ्रिजरेटर्स में और एयर कंडीशनर्स में। जो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं ये यूज़ होते हैं रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ होते हैं, और ये यूज़ होते हैं एयर कंडीशनर्स में। सो डिप्लीशन ऑफ ओजोन का मेन कॉज है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, और ये यूज़ होते हैं रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशनर्स में। और इसका दूसरा कारण है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स, और तीसरा कॉज है यूज़ ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स। तो ये सारी चीज़ें डिप्लीशन ऑफ ओजोन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और रिसेंटली ओजोन में अंटार्कटिका के ऊपर एक होल भी ऑब्जर्व किया गया है। अभी लॉकडाउन लगा था, वो होल था वो काफ़ी ज़्यादा हील हो गया था, क्योंकि जो ये सारा पोल्यूशन था ये कम हो गया था। बड़ा इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट। बट अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? अगर हम मान लें ये अर्थ है और यहाँ पर है सन। अब सन से कुछ एक रेज़ आती हैं और अर्थ से टकराती हैं। जब ये रेज़ आती हैं अर्थ से टकराती हैं, सो इन रेज़ का कुछ एक जो पार्ट है वो अर्थ वार्म अप होने के लिए यूज़ कर लेती है और बाकी रेज़ को रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। लेकिन अगर हमारे इन्वायरमेंट में कुछ एक हार्मफुल गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और N2O प्रेजेंट हैं, सो जो ये जो गैसेस, ये जो सन से रेज़ आ रही हैं, ये सारी रेज़ को इन्वायरमेंट में क्या करती है? रिफ्लेक्ट तो होती है लेकिन ट्रैप कर लेती हैं। ये जो एटमॉस्फेयर है इसमें क्या करती है? ट्रैप कर लेती है रेज़ को, वापस एमिट कर देती है। इसकी वजह से जो हमारी अर्थ का टेम्परेचर है वो क्या कर रहा है? राइज़ कर रहा है। सो इसी को हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट किसकी वजह से हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं और N2O है। और इस ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ही हमारी पृथ्वी पे क्या हो रही है? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, अगर हम इन सब चीज़ों का यूज़ कम कर दे तो ग्लोबल वार्मिंग भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आई होप ये लाइव सेशन आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक शेयर कर दें। ओके, बाय स्टूडेंट्स, बाय टू ऑल ऑफ यू।